हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में, उसका तीसरा पार्ट आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट आपसे, आगे अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। पृथ्वी के ऊपरी पटल की चट्टानों का औसत घनत्व क्या है। घनत्व पूछा है तो सभी पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं आप लोगों को उन सभी का घनत्व आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा महाद्वीपीय, ठीक है, और महासागरीय, इन दोनों के घनत्व भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन दोनों का मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो ऊपरी पटल की चट्टानों का जो औसत घनत्व है वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में कहाँ से गुजरता है। सैन एंड्रियास भ्रंश की बात हो रही है। सबसे पहले ध्यान लेते हैं, ये जो सैन एंड्रियास भ्रंश है वो प्रशांत महासागर, ठीक है, इसके अलावा और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के आपसी रगड़ से बना है। ठीक है, प्रशांत महासागर ऐसे चल रही है और ये उत्तरी अमेरिका की ऐसे चल रही है। तो ये जो मिलती है वो कैलिफोर्निया के तट पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कैलिफोर्निया के तट पर मिलती है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर, उसमें मिलती है सैन एंड्रियास भ्रंश। ठीक है, ये डायक्स्ट्रल बोलते हैं, सर डायक्स्ट्रल भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो चलन है वो राइट साइड में है, दाएं तरफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन। बैरन जो आइलैंड है उसका जो उद्गम है वो ज्वालामुखी प्रकार का है। बैरन आइलैंड है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये कहाँ पर मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर की तरफ मिलेगा। वहाँ पर एक तो बैरन मिलेगा और एक मिलेगा नारकोंडम। ठीक है, ये दो आइलैंड मिलेंगे ज्वालामुखी से रिलेटेड, जिनमें बैरन क्या है? सक्रिय है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विवर्तनिकी बलों, ये बालों नहीं है, ये बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो सब लोगों को पता है विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्यों? क्योंकि यह क्या होती है? पानी के नीचे बनती है। किससे बनती है? पानी के नीचे बनती है और बलुआ मिट्टी से, बलुआ मिट्टी के अवसादन से बनती है। ठीक है, इसमें पानी जो है वो आराम से रिस करके नीचे जा सकता है। ठीक है, किससे बनती है? पानी के नीचे बनती है। तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। लोयस का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो सब लोगों को पता है, जो भी लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं उन सब लोगों को पता है कि लोयस क्या है। लोयस एक निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थल रूप है और किसके द्वारा बनता है? ये पवन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं। तो ऐसी जो नदियाँ होती है, ऐसी जो नदी घाटियाँ होती है उन्हें बोलते हैं अपन अक्रमवृत्ति। ठीक है, क्रमवृत्ति जो वो होती हैं जो ढलान के सहारे सहारे चलती है, मतलब ढलान के अनुरूप है, जिस प्रकार का ढलान होगा उसी के अनुरूप चलेगी। लेकिन जो अक्रमवृत्ति नदियाँ होती है वो नियंत्रण कारकों द्वारा होता है। जिनके मार्गों का निर्धारण क्या होता है? नियंत्रण कारकों द्वारा। जैसे नदियाँ हैं ये अपना मार्ग खुद नियंत्रित करती है,
इन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि हाँ भाई नदी इधर से ही चलेगी ना, नदी चाहेगी ना मैं इस पहाड़ को काट करके इस तरफ जाऊँ तो वो इस पहाड़ को काट करके उस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो वे अक्रमवृत्ति होती है जिनका कोई ढलान नहीं होता, निश्चित ढलान नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ग्लेशियर अपरदन के संदर्भ में विशेष स्थान रखती है। विशेष स्थान की बात हो रही है तो विशेष स्थान होता है उत्पाटन। ग्लेशियर में एक उत्पाटन क्रिया होती है जिसे अपन प्लकिंग बोलते हैं, प्लकिंग, ठीक है, प्लकिंग बोलते हैं। प्लकिंग का मतलब होता है जब ग्लेशियर चलता है तो नीचे के जो भी कंकड़ पत्थर हैं उन्हें उखाड़ती हुई चलती है वो ग्लेशियर, ठीक है। तो ये एक विशेष स्थान रखता है ग्लेशियर अपरदन के अंदर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, तनाव के कारण नीचे धकेले हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड ऊपर की ओर धकेला जाता है, किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तनाव होता है, एक खंड तो चला जाता है ऊपर की ओर और एक खंड चला जाता है नीचे की ओर, और किसका निर्माण हो जाता है, वैली का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक भाग ऊपर की ओर उठ गया तो ये खड़ा ढलान बन गया जिससे एस्कारपमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्कारपमेंट, एस्कारपमेंट बन जाता है, एस्कारपमेंट। खड़े ढलान वाले भ्रंश होते हैं एस्कारपमेंट। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कारपमेंट क्या होते हैं, खड़े ढलान वाले भ्रंश क्या कहलाते हैं, एस्कारपमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का भ्रंश होगा, वो होगा सामान्य भ्रंश जिसमें एक भाग जाएगा ऊपर की ओर और एक भाग जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आइसोस्टेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग आप सब लोगों को पता है कब हुआ था, 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था। अमेरिकन थे, अमेरिकन कौन थे, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, अमेरिकन भूवैज्ञानिक थे, कौन थे, डट्टन महोदय। उन्होंने किया था भू संतुलन शब्द का प्रयोग प्रथम बार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। कब किया था, 1889 में। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृतिक विश्लेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन के विचारों से, ये डार्विन के नहीं है, ये शायद डेविस के हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में गलत लिखा दिया गया, ठीक है। किसके विचारों से, डेविस के विचारों से, डार्विन के विचारों से नहीं है, ठीक है। डार्विन तो वो था सिलेक्ट जो ये कहता है कि जो शक्तिशाली होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृतिक विश्लेषक का सिद्धांत प्रतिपादन किया, वो थे लोबेक ने। किसने किया था, लोबेक ने। डेविस के विचारों से प्रभावित होकर के किया था, ठीक है, डार्विन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, वह कौन सी गैस है जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। तो शुष्क वायु में सबसे पहला मान हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है, 78.08%, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 20.98%, ठीक है, 20.98%। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गन, कौन सा आता है, ऑर्गन 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, आर्गन आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को प्रभावित करता है, सूर्य तप को परावर्तित करता है, प्रभावित नहीं परावर्तित। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अल्बिडो की। तो अल्बिडो सर्वाधिक किसका होता है, सब लोगों को पता है, जो सरफेस सबसे चिकना होगा उसी का अल्बिडो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो नवपात यानी कि जो नई नई अभी हिम गिरी है, नवपात हिम आच्छादित भूमि का जो अल्बिडो होगा, परावर्तन होगा सूर्य तप का, वो सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, ठीक है, वर्षण प्रभाविता की बात की थी और तापीय दक्षता की बात की थी, थर्मल एफिशिएंसी वगैरह की बात की थी, ठीक है। तो वो कौन थे, थार्नथवेट महोदय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया था सबसे पहले अमेरिका का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1931 में। बाद में 1948 में इन्होंने विश्व के संदर्भ में
ये जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था संशोधन करके। कब किया था? 1948 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अग्निकोश किस कारण विकसित होता है? ध्यान रखिएगा, अग्निकोश है यहाँ पर, अग्निवलय नहीं है। अग्निवलय होता तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला की ज्वालामुखी क्रिया हो जाती, लेकिन ये अग्निवलय नहीं है, ये क्या है? अग्निकोश है। ठीक है, तो अग्निकोश में जो राइट आंसर होगा वो होगा, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशाल मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होती है? संवहनीय वर्षा होती है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है, तो वाष्प में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा ऊपर की ओर जाती है, और जब संघनन होता है तो ये गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, और वहाँ का जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है, असहनीय हो जाता है। तभी तो वहाँ पर कोई मनुष्य ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, वहाँ पर बहुत कम ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशाल मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलना ही क्या कहलाती है? अग्निकोश है। और अग्निकोश किस कारण विकसित होता है, ये आप लोगों को पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का रूप नहीं है? तो ओस भी क्या है? एक संघनन का रूप है। पाला भी क्या है? एक संघनन का रूप है। कोहरा भी क्या है? एक संघनन का रूप है। लेकिन गुप्त ऊष्मा क्या है? संघनन की क्रिया के द्वारा जो परिणाम उत्पन्न होता है वो गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। और गुप्त ऊष्मा कब बनती है? गुप्त ऊष्मा होती है जब वाष्पीकरण होता है ना, उस समय जो ऊर्जा पानी को गर्म करके उसे वाष्पीकरण करने में उपयोग होती है, तो वाष्पीकरण, पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन जो उसके पास ऊर्जा रहती है ना, वो उस ऊर्जा उसके अंदर, उस कण के अंदर, जो वाष्प है उस कण के अंदर इकट्ठी होकर के लेटेंट हिंट गुप्त रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो गुप्त ऊष्मा एक संघनन का रूप नहीं है। ओस, पाला और कोहरा संघनन का रूप है, गुप्त ऊष्मा नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या किस माह में सर्वाधिक होती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये भारत हो गया, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर महीने में आते हैं। कब आते हैं? अक्टूबर महीने में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कोकोस कटक किस महासागर में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो कोकोस जो कटक है वो प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रम है? आरोही का मतलब होता है सबसे पहले कम आएगा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ग्रेट साल्ट लेक में देखते हैं 220 है। कितनी है? 220 है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है लेक मृत सागर। मृत सागर जो लेक है उसमें है 238। ठीक है, और फिर है वॉन झील, वॉन झील में है 330। तो ये पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया। आरोही क्रम में बताना, कम से ज़्यादा की ओर चलना था। 220 ग्रेट साल्ट लेक में, 238 मृत सागर में, और 330 वॉन झील में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अमावस्या और पूर्णिमा के समय होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? तो सब लोगों को पता है, आप लोगों को भी क्या कहलाते हैं? वृहत ज्वार कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और चैनल का नाम क्या है? अपना सक्सेस अलार्म नाम है, जिस पर आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।